Friends, today we are going to learn our first poem 2.1 Song of the Open Road. जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं उसके आंसर्स ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए हैं। हम आइस ब्रेकिंग सेशन से शुरुआत करते हैं। ये कहते हैं कि आप एक चार मोड होते हैं ट्रैवल के, एयरवेज, वाटरवेज, रेलवेज, रोडवेज। आपको जो अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने अपने लिए रेलवे सिलेक्ट किया है, पर मैं आपको बताऊंगा कि बाकी भी अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकते हैं। नेगेटिव तो पूछे नहीं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पूछे हैं। वाई आई हैव चोजन रेलवे? बिकॉज आई कैन मीट न्यू पीपल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई कैन इंटरेक्ट बिकॉज टाइम रहता है, एंड आई कैन वॉक थ्रू रेलवे कंपार्टमेंट एंड एंजॉय वेराइटी ऑफ रेलवे स्टेशन फूड बिकॉज आई एम अ फूडी। वैसे ही कोई एयरवेज बोल सकता है क्योंकि टाइम सेविंग है। ओके, उसके साथ साथ बहुत जल्दी आप कहीं पे भी जा सकते हैं। इट इज़ फास्टर मीडियम, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है अराउंड द वर्ल्ड, और वो आप बहुत सारी जगह का एक बर्ड आई व्यू भी ले सकते हो। कोई कहेगा वाटरवेज कि भाई मुझे समुद्र मार्ग से जाना है क्योंकि जनरली इंडिया में इतने ज़्यादा वाटरवेज नहीं है साउथ छोड़ के, और एक नया एक्सपीरियंस रहता है फॉर अ लॉन्गर टाइम इन क्रूज। यू कैन गो, यू कैन एंजॉय, एंड सिमिलरली यू कैन मीट पीपल, एंड देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। रोडवेज का भी अपना खुद का एक एक्सपीरियंस होता है। आप अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं, आपके लिए चैलेंजेस रहते हैं, आपको रूट्स देखने पड़ते हैं नए नए, और ये भी रहता है कि कभी आपके लिए कुछ नए दोस्त भी मिल जाते हैं, एंड आप अलग प्रकार के नेचर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो दीज ऑल थिंग्स आर देयर। आपको जो ठीक लगता है आप वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो दिया है ये बुक का ही पार्ट है, ये नोट्स मैंने बनाए हैं, तो आपको यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे सब आंसर्स के साथ। अगर बुक में देखेंगे तो सिमिलर क्वेश्चन से आपको दिखने वाले हैं और उसी क्रोनोलॉजी में दिए हैं। आप क्या प्रिपरेशन करना चाहते हैं जब आप जर्नी को चूज करोगे? ऑब्वियसली पहली चीज़ है कि आप टिकट की बुकिंग करोगे, फिर अपनी मेडिसिन रख लोगे, डॉक्यूमेंट्स जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड और जो ज़रूरी है वो रख लेंगे। क्लाइमेट देख के वैसे कपड़े भी परचेज किए जाएंगे, लगेज को पैक किया जाएगा, ऑब्वियस है। और भी कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हो, जैसे मैप खरीद लेना, इंफॉर्मेशन निकाल लेना जहाँ पे हम जा रहे हैं, मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी है नहीं है, सिम ले लेना। ऐसे बहुत से ऑप्शंस यहाँ पे आ सकते हैं जो आप लिख सकते हो। ओके, डिस्कस द वेज इन विच यू वुड ओवरकम द प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम, हिंड्रांस आ गए, डिफिकल्टीज आई, आप कैसे ओवरकम करोगे? ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ है कि आप वहाँ के लोकल लोगों से हेल्प लोगे। यू विल फाइंड लोकल पीपल, यू विल फाइंड हेल्प फ्रॉम देम। ओके, फिर किसी को फ़ोन करके गाइडेंस लोगे जो इस जर्नी पे पहले आ चुका है। ये सबका फेवरेट होता है, गूगल में सर्च कर लेना, और आज की जनरेशन को ये बहुत पसंद आता है, इसलिए ये लिखना तो बनता है। और एक एनालिसिस भी कर लेंगे कि भी सिचुएशन कैसी है, और डिसीजन मेकिंग भी हम अकॉर्डिंग टू दैट करेंगे कि हमने आगे क्या करना चाहिए। ये कुछ चीज़ें, स्टेप्स हम कर सकते हैं। कोई लोग ये भी कह सकते हैं पेरेंट्स से सजेशन लेंगे, फ़ोन करेंगे, फ्रेंड्स को फ़ोन करेंगे। ओके, और ऐसे अलग अलग चीज़ें आ सकती है जो मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया। ड्यूरिंग एवरी जर्नी वी हैव टू ऑब्जर्व सर्टन रूल्स। हर जर्नी में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन के बिना अगर आप जर्नी करना चाहोगे तो आप किस प्रकार की जर्नी करोगे? मैं तो ये कहूँगा कि भाई आई वुड गो अलोन विथ सिलेक्टेड फ्रेंड्स। तो एक ऐसा एग्जाम्पल पहले दिया है, तो आई वुड गो अलोन ये शुरुआत है। तो सिलेक्टेड फ्रेंड्स के साथ जाएंगे और सिलेक्टेड फ्रेंड्स के साथ एक समय बिता के आएंगे। कोई उसमें हम टाइम की बंदिश नहीं रखेंगे। मैं कह सकता हूँ सेकंड जो ऑप्शन है उसमें कि आई वुड गो विदाउट प्लान, और एक प्लेस से अनदर पे जब तक जहाँ पे रहेगा
वहाँ पे जाऊँगा, पहले से कोई प्री प्लान नहीं रहेगा। ट्रैवल विदाउट रिटर्न टिकट, कोई टिकट नहीं चाहिए वापस आने की मुझे, मैं जाऊँ रिटर्न टिकट लेके आऊँ न रखूँ और जब मन करे तब वापस आऊँ। रोड ट्रिप पे अलोन जाऊँगा विदाउट लिस्ट ऑफ द प्लेस, कि कहाँ जाना है पता नहीं है मुझे, और एक से दूसरी जगह जैसे मुझे अनफोल्ड होती है वैसे जाऊँगा। उसके से अलावा और भी कुछ ऑप्शन हो सकते हैं, जैसे फॉरबिडन प्लेस में आप जाओ जहाँ जाना मना है, या आप एक टेम्पल की लिस्ट बनाओ वहाँ पे आप जाना पसंद करो, या अलग अलग रिलीजन के सबसे इम्पोर्टेंट प्लेसेस पे आप जाना पसंद करो। ओके, ऐसा आप अलग अलग चीज़ें कुछ कर सकते हैं। और आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ प्लान बनाए कि भाई हम जाएंगे तो सर्टेन लोगों की मदद ही करेंगे, वॉट। इस प्रकार से आप जो है एक अपना एग्जाम्पल ले सकते हैं। जो पोएम है हमारी, उसका एक्सप्लेनेशन हमने स्टैंजा बाय स्टैंजा यहाँ पे देखा है। ये फर्स्ट स्टैंजा है, स्टैंजा पहले हम पढ़ लेते हैं। अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, अ लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चूज। क्या कहता है, ये बहुत यूनिक सी पोएम है। और ये जो पोएम लिखी है, ये जो राइटर है हमारे, ये भी बहुत सुंदर राइटर है। इनका इंट्रोडक्शन आपको बुक में दिख जाता है, यहाँ पे इनका इंट्रोडक्शन आपको नहीं दिखेगा, आप बुक में इनका इंट्रोडक्शन देख सकते हो। इनका नाम है वॉल्ट वाइटमैन, और इनका कलेक्शन ऑफ पोएम है लीव्स ऑफ ग्रास, उसमें से पोएम ली हुई है। एक जर्नी की बात करते हैं, एक सिंबलिक पर्सन है जो अपनी एक लाइफ की जर्नी को एक्सप्लेन कर रहा है थ्रू वेरियस मेटाफोर, और वो बड़ा खुश पर्सन है, बड़ा हैप्पी है, कॉन्फिडेंट भी है, और वो अपनी फ्रीडम की और पास्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहा है। वाइटमैन कहते हैं कि भाई अफुट, यानी भाई अभी मैं शुरुआत करता हूँ, अपनी तैयारी कर रहा हूँ, और लाइट हार्टेड हूँ, आई टेक द ओपन रोड, मैं एक ऐसा रास्ता ले रहा हूँ जो पहले शायद किसी ने नहीं लिया। यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई 4 सेपरेट स्टैंजा में पोएम है। फर्स्ट स्टैंजा, इसमें सिर्फ 3 लाइन है, बाकी सब में 4 लाइन है वर्स में, और सब फ्री वर्स में लिखा हुआ है, अनरिदमिक है, अलग अलग लेंथ की है, और फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। ये बड़े इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू ने खुद का एक्सपीरियंस लिखा है। वो कहता है कि ओपन रोड पे अ फुट, पैदल ही चलने वाला हूँ, अपनी तैयारी कर ली है। और वो ये भी कहता है कि देखिए, एक मोटिवेशन दे रहा है, हेल्दी फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं जो सामने की दुनिया है उसको मैं बहुत पॉजिटिव देख रहा हूँ। ये रास्ते पे मैं कभी चला नहीं, मैंने ये अनुभव कभी लिया नहीं, हेल्दी है, फ्री है, बहुत अच्छी है। एक लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेर एवर आई चोज, जहाँ जाऊँ वहाँ पे एक ये ब्राउन पाथ मुझे लीड करता है। यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन किया जा रहा है कि उसको कोई प्रेजुडाइज नहीं है, ही इज़ लाइट हार्टेड एंड ओपन टू द एक्सपीरियंस। कोई पहले से कोई बैगेज नहीं सर में लेके चल रहे हैं, बहुत ओपन माइंड के साथ कर रहे हैं, और वो रिकॉग्नाइज भी करता है कि ही हु इज़ इन कंट्रोल ऑफ द जर्नी। तो बिफोर मी जब वो कहता है, तो मैं उस चीज़ को, मैं इस जर्नी को कंट्रोल कर रहा हूँ, वो ये भी कहते हैं। He will choose where the path will take him on the journey। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं इस स्टैंजा से, तो लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेयर एवर आई चूज। यहाँ से ये थर्ड और फोर्थ पॉइंट आपको समझ में आता है, वेयर एवर आई चूज, इसका मतलब है कि मैं खुद कंट्रोल कर रहा हूँ इस जर्नी को, और ये पाथ भी मैंने चूज किया है। और लॉन्ग ब्राउन पाथ, ये 3 वर्ड पे आप जरूर ध्यान दीजिए। एक तो रास्ता लंबा है, ब्राउन, मट्टी का रास्ता दिखता है ना, ब्राउन पाथ वही रहता है, अदरवाइज जो उस वक्त तो ये रहा होगा, डामरीकरण रहा होगा, तो वो तो ब्लैक पाथ रहता है। ब्राउन पाथ है ना, उस पर बहुत कम लोग चले, कच्चा रास्ता है, लोग उस पर चलने की हिम्मत नहीं दिखा रहे। पर वो ये कहता है कि जो बड़ा सा रास्ता है, ब्राउन पाथ है, मुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ।
ही इज सो कॉन्फिडेंट एंड क्लियर अबाउट हिमसेल्फ। फर्स्ट स्टैंजा की शुरुआत बहुत पॉजिटिव आपको दिखती है। फिर सेकंड स्टैंजा पे आते हैं और सेकंड स्टैंजा वहीं से शुरुआत होती है जहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा की खत्म हुआ है। ये है आपका सेकंड स्टैंजा। Henceforth, I ask not good fortune, I myself am good fortune। ये बोलते हैं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है गुड फॉर्च्यून की, गुड लक बेस्ट लक मत बोलो, मैं खुद ही अच्छा गुड फॉर्च्यून हूँ। इसका और एक्सप्लेनेशन अभी हम देखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। Henceforth, I whimper no more, postpone no more, need nothing। मैं तो कोई चीज़ पोस्टपोन नहीं करना चाहता, मैं कहीं पे रुकना नहीं चाहता, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। डन विथ इंडोर कंप्लेंट्स। इंडोर क्यों कही गई है सोचिएगा, जवाब मैं दूंगा। लाइब्रेरीज, अब ऑब्वियसली ये लाइब्रेरीज यानी कोई किताबों की लाइब्रेरी तो होने नहीं वाली, लाइब्रेरी का कुछ ना कुछ तो मतलब है। और क्वेरलियस क्रिटिसिज्म, तो क्वेरलियस क्रिटिसिज्म का मतलब है जो भी लोग कंप्लेंट करते, छोटी मोटी कंप्लेंट होती है, इन सब चीज़ों से मैं अलग हटके रहूँगा। इसका मीनिंग ज़रूर आप लिख लीजिए। तो वो कहता है छोटी छोटी जो कंप्लेंट होती है, जिसको हम, जो रोते रहता है इंसान, हमेशा दुखी रहता है, उसकी कंप्लेनिंग नेचर रहता है, इमोशनल रहता है, वो सब मैं छोड़ दूंगा और आगे बढ़ूंगा। स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट, आई ट्रैवल द ओपन रोड। अभी देखिए फिर वो पॉजिटिव ही दिख रहा है और हमें मोटिवेट भी कर रहा है। बोलता स्ट्रॉन्ग और कंटेंट हूँ मैं, मन मेरा संतुष्ट है और ये ओपन रोड को मैं ट्रैवल करता हूँ। ये एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन जो लिखा हुआ है, जो आप एक बार और पढ़ सकते हैं, वो ये कहता है कि मैं बेस्ट लक को नहीं किसी से डिमांड करता, एक्सपेक्ट करता, क्योंकि मैं अपना खुद का लक खुद बनाता हूँ। वो ये पहले से सेट कर रहे हैं एक नरेटिव कि मैं खुद ही अपनी लाइफ में अच्छाई लाने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही, आई एम अ मेकर ऑफ माई ओन गुड लक। तो इसलिए वहाँ पे पहले एक्सप्लेन किया है कि मुझे कोई गुड लक की ज़रूरत नहीं है, गुड फॉर्च्यून की, मैं खुद ही के लिए गुड लक हूँ। He will no longer cry or hesitate to do what he wants because he needs nothing। वो बिल्कुल बैगेज के साथ नहीं है, उनको कोई हेजिटेशन नहीं है, जो भी करना चाहते करेंगे। और लॉन्गर क्राई ना रोने की बात नहीं है, पर जो कंप्लेन करेंगे, ही डजंट वांट टू कंप्लेन और हेजिटेट भी नहीं होना चाहते, जो वो करना चाहते वो करेंगे। लाइफ की जर्नी में व्हाट ही वांट्स टू अचीव, ही विल डेफिनेटली डू इट। ही इज नो लॉन्गर कंटेंट विद बीइंग बॉक्स्ड इन वॉल्स। एक ही प्रकार की लाइफ में उसी दीवालों में लाइब्रेरी बोली है ना, तो वही प्रकार की सोच, वही एक्सपीरियंस, वही चार दीवारी। वॉल का मतलब सिर्फ फिजिकल वॉल नहीं, मेंटल वॉल की बात कर रहे हैं। कि मैं अब, पोएट कहते हैं कि मैं अपने आप को उसमें बॉक्स करके दबा के नहीं रखना चाहता। वो कहते अब मैं स्ट्रॉन्ग और हैप्पी हूँ टू बी ऑन द ओपन रोड। ये ओपन रोड पे चलने के लिए एकदम स्ट्रॉन्ग और हैप्पी हूँ। इन लाइन 6 पोएट राइट्स ऑफ क्यूरुलियस क्रिटिसिज्म। ओके, तो 6 इसमें वो क्रिटिसिज्म की भी बात कर रहे हैं कि भाई ये जो रोने की बात होती है, जो कंप्लेनिंग की बात होती है, ये क्रिटिसिज्म की बात होती है, इसको भी मैं अभी छोड़ना चाहता हूँ। इसमें एलिट्रेशन का काफ़ी यूज़ हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच का। एलिट्रेशन का मतलब क्या है हम समझेंगे, पर आप सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि बहुत सिंपल रहता है, वैसे आप लोग तो जानते ही होंगे। इसमें एलिट्रेशन रिपीटेशन दोनों दिखता है। देखिए गुड फॉर्च्यून आया तो रिपीटेशन भी है, और एक ही, जैसे आई और आई, एक ही वर्ड या एक ही अल्फ़ाबेट से शुरू होने वाले दो वर्ड आ जाते हैं लाइन में, एक ही अल्फ़ाबेट से जो साउंड देते हैं उसको एलिट्रेशन कहते हैं। एलिट्रेशन का यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे कंप्लेंट और क्रिटिसिज्म, ये भी एलिट्रेशन है। तो काफ़ी सारा यूज़ एलिट्रेशन का इस स्टैंजा में हुआ है। थर्ड स्टैंजा में
पोएट कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वर्ड्स आते हैं जैसे अर्थ, अर्थ का मतलब हम सोसाइटी पकड़े, और कॉन्स्टलेशंस का मतलब हम पीपल पकड़े। ये मेटाफरिकली बताया गया है। थर्ड स्टैंजा में पोएट राइट करते हैं, द अर्थ दैट इज सफिशिएंट, आई डू नॉट वांट द कॉन्स्टलेशन एनी नियरर, I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. क्या कहता है ये स्टैंजा? वो कहता है द अर्थ दैट इज सफिशिएंट। सो अब राइटर ये बोल रहे, पोएट ये बोल रहे हैं कि मैं दूसरों से अलग हूँ। दुनिया जो है वो अपने इसमें सफिशिएंट है। दुनिया जो है वो अपनी हिसाब से जहाँ पे भी है, जो भी उन्होंने प्रोवाइड किया दुनिया ने, वो सफिशिएंट है। अब मैं उससे अपने आप को अलग करता हूँ। दुनिया इज़ इनफ टू प्रोवाइड व्हाट ही नीड्स, सफिशिएंट है। ये सोसाइटी ने जो उनको दिया है बहुत सफिशिएंट दिया है। और अब वो अपने आप को, आई डू नॉट वॉन्ट द कॉन्स्टलेशन एनी नियरर, कॉन्स्टलेशन को हम सोसाइटी करके देख सकते हैं, और स्टार्स की भी हम बात करते हैं। He says that earth is fine the way it is, कि दुनिया जैसी है वैसी सफिशिएंट है, उसको बहुत दिया है और जिस प्रकार से है उस प्रकार से भी ठीक है, बहुत कुछ दिया है। He does not desire to be any closer to the stars, लोगों से बहुत पास वो जाना नहीं चाहते और डेस्टिनी से भी बहुत पास जाना नहीं चाहते। Then he already, जैसा वो है वैसे ही रहना चाहते हैं। He knows they are fine where they are, जहाँ पे वो है वहीं पे वो ठीक है। एंड फाइन इन ईच अदर्स कंपनी, एक दूसरे के साथ भी वो काफ़ी ठीक है। यानी उनका ये कहना है कि लोग जैसे है वो वैसे ही रहे, मैं अपनी एक जर्नी पे निकला हूँ और मैं अपनी ही जर्नी पे रहना चाहता हूँ। यहाँ पे स्टार्स यानी लोग भी है, और आपका लिटरल मीनिंग यानी कॉन्स्टलेशंस, यानी जो हम ज्योतिषी की बात करते हैं, डेस्टिनी की बात करते हैं, लक की बात करते हैं, उसकी वो बात कर रहे हैं, वो भी बात कर रहे हैं। तो उसको आप उस प्रकार से भी देखिए कि इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट लक, ये मुझे लक की कोई ज़रूरत नहीं है। और स्टार्स से स्पेसिफिकली उनका मीनिंग जो रिच पीपल है वो है, कि मुझे ये डेस्टिनी या इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, पावरफुल लोगों की मुझे ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ है वहाँ पे ठीक है, खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और दुनिया जैसी है वैसी ठीक है, मुझे इनकी कंपनी की ज़रूरत नहीं है, एक दूसरे की कंपनी में ही इन्हें रहने दो, मुझे इनके साथ नहीं रहना है, मैं अपना अलग पाथ बना चुका हूँ। इन लास्ट लाइन द पोएट एम्फसाइज द फ्री विल एंड इंडिपेंडेंस। अब वो देखिए, आई नो दे सफाइज फॉर दोज हु बिलोंग टू देम। आखिरी लाइन में वो एक फ्री विल और इंडिपेंडेंस की भी बात कर रहे हैं, एंड सेज दैट ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ द पीपल, कि मैं इन लोगों को बिलोंग नहीं करता। अब आएगा फोर्थ स्टैंजा। ये फिजिकली सेपरेट है, यानी अभी तक एक थीम पे चल रहा है और एक जर्नी बिगिन की है, जर्नी की ज़रूरत क्यों है और कैसे आगे जा रही है उसकी बात कर रही है। उसके बाद अब पोएट कुछ और आपको बताना चाह रहे हैं। वो ये बोलते हैं, आई स्टिल कैरी माई ओल्ड डिलीशियस बर्डन, कि मेरे पुराने जो डिलीशियस बर्डन है मैं अभी भी कैरी कर रहा हूँ। ओल्ड डिलीशियस बर्डन का मतलब क्या है? ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे तो आपको समझेगा कि ओल्ड डिलीशियस बर्डन यानी अटैचमेंट टू रिलेशनशिप्स की वो बात कर रहे हैं, इसलिए डिलीशियस उस बर्डन को कहा गया है कि मेरे अटैचमेंट रिलेशनशिप में आज भी कैरी करता हूँ। यानी आप ये मत समझिए कि मैं दुनिया में भाग रहा हूँ, बट वो मैं आज भी कैरी करता हूँ। आई कैरी देम, मैन एंड वुमेन, आई कैरी देम विथ मी वेर एवर आई गो। जो भी लोग मेरे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, हर जगह उनको मेमोरी में मैं कैरी करता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ मेरे वो मेमोरी और दिल में रहते हैं। आई स्वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू गेट रीड ऑफ देम। और ये भी कहते हैं कि मेरे लिए उनसे छुटकारा पाना पॉसिबल नहीं है। आई एम फेल विद देम एंड आई विल फील देम इन रिटर्न। इनसे मैं भरा हुआ हूँ
और मैं रिटर्न में उन्हें भी फील कर दूंगा, भर दूंगा। क्या कहता है स्टैंजा? हम थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। लास्ट स्टैंजा में वो एडमिट करते हैं कि उनकी खुद के साथ भी तकलीफ है। क्या तकलीफ है? पुराने बर्डन्स, क्योंकि डिलीशियस के साथ बर्डन बोले हैं। एक पैराडॉक्स सा यहाँ पे नज़र आता है। बर्डन डिलीशियस कब से होने लगी? एक पैराडॉक्स आपको नज़र आता है। वो ये कहते हैं कि वो अपने प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं एक्नॉलेज कर रहे हैं, बट ही इज़ नॉट कंप्लेनिंग। द टोन इज ऑफ नॉट कंप्लेन। ये कंप्लेन नहीं कर रहे और उनको डिलीशियस बोलते हैं। वो अपने फेलियर को भी फीडबैक की तरह ही लेते हैं। तो डिलीशियस बर्डन में सभी कुछ आ गया। वो एडमिट करते हैं कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, ये मेरे मन में ये विचार चलते ही रहते हैं। और पोएट ये भी डिक्लेयर करते हैं कि मैं उससे छुटकारा नहीं पा सकता, बट अब मैं उनसे एक सिम्बायोटिक, यानी एक बहुत अच्छी रिलेशनशिप मैंने बना ली है। अब मैं उनसे बर्डन से छुटकारा नहीं पाना चाहता, बट मैं लोगों का बर्डन शेयर करना चाहता हूँ। उसको लगता है कि बर्डन को शेयर करना ज़रूरी है, और ही फील्स देम, यानी वो लोगों की तकलीफ भी फील करते हैं। पोएट ये कहते हैं दैट हिज बर्डन डू नॉट डिफाइन हिम, कि जो मन में जो भी इमोशनल चीज़ें हैं वो उनको डिफाइन नहीं कर रहे। रादर ही एक्सेप्ट्स देम एंड कैरी देम विथ वेर एवर ही गोस, यानी उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और जहाँ भी हो वो बर्डन, वो मेमोरीज चलते हैं। अब वो ये कहते हैं कि भाई जिस प्रकार से मुझे लाइफ में अच्छा मिला, उसने मुझे फील कर लिया, अब मैं भी उसी तरह फील कर लूँगा। लोगों से जो मुझे अच्छा मिला, मैं लोगों को वो वापस भी दूँगा। ये एक्सप्लेनेशन है इस पोएम का। और इसमें अभी कुछ मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच बताए। कुछ फिगर ऑफ स्पीच अभी थोड़े, जब हम आगे क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे उसमें भी आपको समझ में आएंगी। ब्यूटीफुल पोएम है, स्टैंजा बाय स्टैंजा पूरे डिटेल्स यहाँ पे मैंने आपको बता दिए, सब एक्सप्लेनेशन है। ये एक्सप्लेनेशन लिखा है ताकि आप लोगों के लिए समझना ईजी हो जाए पोएम। आई होप पोएम आपको पसंद आई होगी, एक्सप्लेनेशन आपको बहुत क्लियरली समझ में आए होंगे। क्वेश्चन आंसर्स अभी हम देखेंगे।